ये एडजस्टमेंट अपनों ने कल लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। और यहाँ पे इसके बाद में ऑटो ट्यून, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर। ठीक है, अब मैं कोई इमेज इंपोर्ट करता हूँ। जैसे ये फ़ोटो अपनों ने इंपोर्ट करी। अब इसको कभी भी स्ट्रेच नहीं करना है आपको, मैंने बताया था कि ऐसे नहीं है कि अपने ऐसे इसको मतलब कि ऐसे स्ट्रेच करेंगे। अगर आपको फिट करनी भी है इमेज तो आप चारों कॉर्नर से, और ये होता है ऑल्ट दबा के, ठीक है, ऑल्ट दबा के आप चारों कॉर्नर से इसे फिट करोगे। अब आप देखोगे आपके सीन में कैसे सही लग रही है। जैसे मेरे को ये फ़ोटो जहाँ, अब देखो इस फ़ोटो को एडजस्ट करने के लिए या तो मैं पूरा फ्लोर लूँगा, और अगर पोल दिखाना है तो एटलीस्ट इतना दिखाएं कि पता चले। ऐसे नहीं है कि इसको याद कर देंगे, समझ रहे हो। अब अगर ये फ़ोटो की प्लेसमेंट करते हैं तो नीचे वाली चीज़ थोड़ी अजीब लगेगी, तो इसको आप ये थोड़ा ध्यान रखा करो कि हर चीज़ को परफेक्टली। अब हाँ, ऊपर से आप नहीं मैच कर सकते, पर नीचे वाली लाइन ज़्यादा अजीब लग रही थी कि बिल्डिंग इतनी, वो तो मतलब सही लग रही है। ठीक है, अब अपने इसमें इमेज के अंदर ऑटो टोन। तो ऑटो टोन क्या करती है कि इस इमेज के जो कलर्स है उसको अपने आप ऑटोमेटिकली सेट कर देती है। कि आपके पास मान लो कोई फ़ोटो ऐसी थी जिसके अंदर कलर सही नहीं आए हुए थे। एग्जाम्पल के लिए अपने एक और फ़ोटो पे ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी, जैसे मान लो ये फ़ोटो है, ठीक है, इमेज ऑटो टोन। देखो इस पे फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये फ़ोटो पहले से ही मतलब कि जब भी क्लिक हुई है वो ऑटो टोन हो के हो रखी है। ऑटो कंट्रास्ट भी इस पे, 1 सेकेंड, ऑटो टोन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑटो कंट्रास्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑटो कलर हल्का सा फ़र्क पड़ा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि इस फ़ोटो को जिस भी डिवाइस से कैप्चर किया गया है उसने अपने आप उसको पहले से ही कलर्स वगैरह सेट किए हुए थे, तो फ़ोटोशॉप के हिसाब से पहले से ही करेक्ट थी। ठीक है, पर इस इमेज में काफ़ी फ़र्क पड़ा था। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ, कंट्रोल जेड, तो ये अब अगर ऑटो टोन करूँ तो देखो कितना फ़र्क पड़ा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके इसको मैं करता हूँ ऑटो कंट्रास्ट, तो इसने इसका कंट्रास्ट भी सेट कर दिया। अगर अपने करते हैं ऑटो कलर तो इसने इसकी कलर टोन भी, कि ब्लू कलर इसको ज़्यादा फील हो रहा था, इसने ब्लू कलर की टोन हटा दी। तो ये ऐसे काम करते हैं कि अगर आपकी इमेज में पहले से परफेक्ट है तो फिर वो उससे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, और अगर थोड़ा बहुत उसको ज़रूरत लगेगी तो वो सेट कर देगा। तो ऑटो का मतलब कि वो पिक्सल्स को स्कैन कर रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ फ़ोटो में चीज़ें चेंज होनी चाहिए तो वो कर देता है। देन उसके बाद में अब ये जो ऑप्शन आते हैं, ये जनरेटिव अप स्केल तो एक बार छोड़ दो, क्योंकि ये तो एआई के लिए है, जो मतलब पेड फोटोशॉप के अंदर एआई के ऑप्शंस है। अब है इमेज साइज़ और कैनवास साइज़, ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ़ोटोशॉप के अंदर। क्योंकि अब आपने मान लो ये साइज़ बना लिया आपने, जैसे ये बनाया 1080 मेरा साइज़ था। अब इसको आपको मान लो पोर्ट्रेट करना है, ठीक है, 1080 की जगह इसको हाइट जो है आपने हाइट इसकी बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाओगे? ठीक है, तो उसके इसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं। एक तो इमेज साइज़, कैनवास साइज़। ठीक है, तो इमेज और कैनवास साइज़ में क्या डिफरेंस है?
इमेज साइज़ का मतलब होता है इस पूरी इमेज का साइज़, जैसे 1080 बाई 1080 पिक्सल है, ठीक है। अगर मैं इसको इमेज साइज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पैनल खोलेगा। और यहाँ पे मैं मान लो इसको हाइट को कर देता हूँ 1350। तो ये लॉक है, तो लॉक होने की वजह से विड्थ और हाइट दोनों जा रही है, ठीक है। इमेज साइज़ आप जब भी चेंज करोगे, ठीक है, तो आप लॉक रख के ही करोगे। अगर आपको इसका साइज़ 1080 से 2000 पिक्सल करना होता या हाफ करना होता, ठीक है, उस केस में कि इस पूरे डॉक्यूमेंट का वो साइज़ अब इसमें करेगा क्या वो। अब यहाँ पे 1 मिनट रुको, यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा और कुछ चेंज करता हूँ। जैसे मान लो अपना लिख दिया सीजी इंक, अब अपने जाते हैं इमेज साइज़। अब मैंने यहाँ पे कर दिया मान लो 2000 पिक्सल, ठीक है। क्या किया इसने, सारे को स्केल कर दिया 2000 पिक्सल पे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये अपना ओरिजिनल था, बाद में उसने ये किया। अभी अपने वापस इस पे जाते हैं। अब मैं जाता हूँ कैनवास साइज़ पे। अब कैनवास साइज़ के अंदर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1080 की जगह 2000 पिक्सल इधर एंड 2000 ही इधर, तो इसने क्या किया, उस इमेज को उतना ही रखा और कैनवास को बड़ा कर दिया, सिर्फ पेज को बड़ा कर दिया। ये कब काम आता है, जब आपको मान लो इसको पोर्ट्रेट करना है, ठीक है। अब 1080 से इसको मान लो आपने 1450 के साइज़ पे करना है, तो यहाँ से अपने कैनवास साइज़ से करेंगे, ठीक है। अब कैनवास साइज़ के अंदर भी कुछ ऑप्शन होते हैं कि आपको कहाँ से बड़ा करना है। अभी अब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो इनमें से एंकर पॉइंट, तो ये सेंटर से चलेगा, ठीक है। कि मतलब अगर आपने यहाँ पे पिक्सल बढ़ाए तो थोड़े आधे ऊपर आधे नीचे बढ़ाएगा, क्योंकि वो सेंटर से चल रहा है। अगर आप करते हो इस कॉर्नर पे तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने 2000, ठीक है। तो इसमें 1 मिनट, सिंगल साइड में तो पता चलेगा नहीं अपने। मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है ना कि अब किस साइड एक्सटेंड हो गया, इस साइड। अब मैं जो भी करूँगा, मैं यहाँ पे मान लो 1200 बाई 1200 करता हूँ, तो इसने इस साइड एक्सटेंड कर दिया, समझ रहे हो। ये जो है कैनवास साइज ये कैसे चलता है, अगर आपने ये किया तो अब ये नीचे बनेगा, समझ रहे हो, इसका अपोजिट है ये, ठीक है। अगर आपने नीचे क्लिक किया तो अब ऊपर बढ़ेगा। आपको सिर्फ मान लो ऊपर की तरफ स्काई की तरफ कुछ आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप उस पर क्लिक करके करोगे, ठीक है। अगर इस कॉर्नर में करना है, लेफ़्ट में करना है, राइट में करना है, ये उसके लिए। अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो सेंटर से चलेगा, ठीक है। और ओके करने पे वो हो जाएगा। पर इमेज साइज़ क्या था, बेसिकली इमेज साइज़ इज़ स्केलिंग, कि इसको पूरा स्केल कम करना है। कई बार होता है ना, आपने 1080 बना लिया, अब आपको मान लो किसी ने बोल दिया कि नहीं मेरे को तो 500 पिक्सल पे चाहिए, तो यहाँ से फिर आप इमेज साइज़ पे जाके सीधा 500 पिक्सल कर दो। पर यहाँ पे अगर आप लॉक खोल के करते हो तो क्या होगा, आपकी इमेज हो जाएगी स्ट्रेच, जो अपने को करनी नहीं है, ठीक है। 2 तरीके तो ये थे पेज के, मतलब ये साइज़ वगैरह चेंज करने के। तीसरा एक और तरीका होता है, सीधा ही आप ये क्रॉप टूल लो, ठीक है। यहाँ से आपको जिस साइड बढ़ाना है, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पिक्सल। वहाँ पे आप पिक्सल का या एक मेज़रमेंट दे सकते हो, चाहे वो इंच में हो सेंटीमीटर में हो। यहाँ पे आपको ऐसे अंदाजे से देखना पड़ेगा। ये देखो ये आ रहा है ना कि कितना, मान लो मेरे को 1350 लेके जाना, तो ऐसे में मतलब सेट करने में उसको, ये देखो 1350 होने की करने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा, समझ रहे हो। ये चैलेंज आता है। जब ये काम कब करता है, जब आपको ऐसे ही रैंडमली कोई मतलब पिक्सल से मतलब नहीं, आपको सीधा बस ऐसे ही करना है, तब आप ये करो और एंटर प्रेस कर दो, हो गया सही से। तो ये 3 तरीके थे, ठीक है। अब इनके शॉर्टकट भी इमेज साइज़ का होता है, ऑल्ट कंट्रोल आई,
अभी इसमें मतलब मैक के अंदर अलग है वो, चलो आप अपने देख लेना उसमें यहाँ पे शॉर्टकट, क्योंकि ये इमेज साइज़ और कैनवास साइज़ आपको ये दोनों शॉर्टकट भी याद करने हैं। आप अपने विंडोज़ में देख लेना कि इन पे क्या वो आते हैं। फिर इमेज रोटेशन, ठीक है, कि इस पूरे कैनवास को ही, ठीक है, आपने 180 डिग्री रोटेट करना है, पूरे को 180 करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, फ्लिप करना है। तो ये यहाँ से पूरा पूरा कैनवास फ्लिप कर सकते हैं। कस्टम एंगल मान लो मेरे को करना है 30 डिग्री पे। अब इसमें ऐसे तो है नहीं कि ये इसी को तिरछा कर देगा, वो तो अंदर अंदर के कैनवास को करेगा, तो इसके अंदर वो अपने आप थोड़ा एडजस्ट भी करेगा, जैसे अभी अपन ने देखा था ना। ये सिंपल का एक है फर्स्ट वाला, जो ये शॉर्टकट क्या है सबसे पहले सब प्यारे टूल बन रखा था। हाँ ये वाला, ये बटन का है। अब ये ऑप्शन बटन का है, इसके अंदर ऑप्शन बटन अलग से होता है, और ओल्ट बेसिकली आप इसका ओल्ट बोल सकते हो। कंट्रोल ओल्ट आई अगर इसमें बात करें तो, मतलब ओल्ट कमांड आई और ओल्ट कमांड सी, ठीक है, वो आप अपने उसमें शॉर्टकट देख लेना। फिर उसके बाद में रिवील ऑल, क्रॉप, ट्रिम। अब ये क्रॉप क्या काम करता है कि मान लो आपने साइज़ बनाया ये इतना, ठीक है, अब क्या क्या होता है कई बार, जैसे ये इमेज है, अब आपको ये इमेज जैसे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, आपको इस इमेज का जैसे मान लो इतना सा पार्ट चाहिए, ठीक है, आपने ये सिलेक्ट किया, इमेज में गए, क्रॉप पे क्लिक कर दिया, तो इसने पूरे कैनवास को ही उतना कर दिया, ठीक है। ये क्रॉप पूरे कैनवास को कर देगा। अगर आप सोचो कि एक सिंगल लेयर को कर लो तो ये सिंगल लेयर को नहीं करेगा, समझ गए। यहाँ पे 10 लेयर हो, आप बोलो एक सिंगल लेयर को इतना सा कर लूँ, तो वो ये नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिम, ठीक है, तो ट्रिम ट्रांसपेरेंट पिक्सल, टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर, बॉटम राइट कलर, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे मान लो अब अपने जाएंगे इमेज में, ट्रिम ट्रांसपेरेंट पिक्सल, तो इसने क्या किया, जो जो खाली एरिया था वो वहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ट्रिम के अंदर टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर, ठीक है, टॉप, इसके अंदर ही थर्ड ऑप्शन बॉटम राइट पिक्सल कलर, ट्रिम अवे, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ये सारे अलग अलग ऑप्शन है। तो बेसिकली आपको मतलब उसमें तो उलझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपना सिलेक्शन टूल लो, जितना आपको बढ़ाना है उतना किया और ट्रिम क्रॉप कर दिया। रिवील ऑल, अगर कुछ हाइड किया हो तो वो रिवील करने का काम आता है। डुप्लीकेट, अप्लाई इमेज, और ठीक है। अब डुप्लीकेट का इसमें शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे, जैसे मान लो ये है 2026, इसको मेरे को डुप्लीकेट करने में क्या करूँगा, कंट्रोल जे, और इसने इसकी कॉपी बना दी, ठीक है। अगर अपने इस पे जाके क्लिक करते हैं डुप्लीकेट पे, तो भी ये इधर इस साइड आ गया। यहाँ पे ये नाम पूछ रहा है, ये नाम क्या देना है लेयर का, सॉरी इसने फाइल को डुप्लीकेट किया है, लेयर को नहीं, पूरी फाइल को डुप्लीकेट कर रहा है ये, ठीक है। डुप्लीकेट मतलब पूरी फाइल, आपने एक फ़ाइल बना ली है, वो उसका दूसरा वेरिएशन बनाना है आपने, कि एक के अंदर मान लो कोई और कलर टोन बदलनी है, फ़ॉन्ट बदलना है, तो डुप्लीकेट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में कैलकुलेशंस, अब ये कैलकुलेशंस में टोटल इसके बता देगा कि सोर्स 1, ठीक है, ये लेयर मर्ज, चैनल रेड, यार इसका यूज़ तो मैंने भी कभी नहीं किया कैलकुलेशंस का, नहीं कैलकुलेशंस, नहीं इसका मैं बाद में बताता हूँ, कुछ तो है ही। देन वेरिएबल डिफाइंस, एनालाइज, ये सारे कुछ काम के नहीं है अपने। फिर इसके अंदर अपने आगे लेयर के अंदर, ठीक है। अब लेयर में न्यू लेयर, ठीक है,
कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू लेयर, या फिर यहाँ से आप क्लिक कर लो, ठीक है। लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, आर्ट बोर्ड, तो ये सारे ही कन्वर्ट टू फ्रेम, लेयर वाया कॉपी। अब कंट्रोल जे, चल उसको बोलते हैं लेयर वाया कॉपी। आप किसी भी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हो कंट्रोल जे से, ठीक है। पर उसके अंदर एक चीज़ और है कि अगर आपने पूरी कुछ भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बनाया हो, फिर तो पूरी इस लेयर को डुप्लीकेट कर देगा। एक देखो कंट्रोल जे, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना लेता हूँ, जैसे मैंने इतना सिलेक्शन बनाया, तो ये जो लेयर सिलेक्टेड है उसका उतना सा पार्ट आपको कॉपी कर देगी, ये देखो, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि मान लो आपने, सपोज करो आपने ये ऑब्जेक्ट जो है, 1 सेकेंड, ये आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसको आपने कंट्रोल जे कर दिया, ठीक है। तो अब ये वहाँ भी पड़ी है और आपने इसकी कॉपी बना ली। अब इसको आप चाहो तो कहीं एक जगह और लगा दो, या फिर ये कब काम आता है कि आपने उसकी कॉपी कर ली है, अब आप अपना टेक्स्ट इसके पीछे लेके जाना चाहते हो तो इस लेयर के बीच में कर दो। लेयर हटा दिया, लेयर हटाई नहीं, वो एक ऊपर ये वाली लेयर आ रही थी ऊपर, तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने वो उसको डुप्लीकेट कर रखा है इस वाली लेयर को, ठीक है। फिर इसके अंदर अब ये लेयर मास्क वगैरह, ये सारी चीज़ें है ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PNG, ये सारी चीज़ें अपने बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जब अपने काम करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी इनके अंदर इतना नॉलेज नहीं है कि अपने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्रो चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि इसमें अब देखो ऊपर जो आगे के ऑप्शन आएंगे ना, वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स भी होते रहेंगे। कुछ जगह कुछ चीज़ें तो बीच में ईजी होगी, पर कुछ चीज़ें मतलब अपने अभी काम की भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे ये था ग्रुप लेयर, तो यहाँ से अपने ग्रुप वहाँ जाके अपने थोड़ी करेंगे, यहाँ से अपने सीधा आपको कंट्रोल जी बता रखा है, इनको ग्रुप करना है, कंट्रोल जी कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें मेन है न्यू लेयर का शॉर्टकट, जो आप कंट्रोल शिफ्ट एन कर लो या फिर यहाँ से क्लिक कर लो कि जो फास्टेस्ट वे लगे, ठीक है। उसके बाद में अब रेस्टराइज क्या चीज़ होती है, एक चीज़ ये भी बतानी है। अब जैसे मान लो ये सीजिंग है, ठीक है। अभी ये है टेक्स्ट फॉर्म में, या टेक्स्ट दिख रहा है, अगर मैं राइट क्लिक करके इसको कर देता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये नई लेयर में खुलेगा और वहाँ इसका एडिटेबल फॉर्म ही पड़ा है, ठीक है। पर अगर मैंने इसको, चाहे मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, चाहे मैं टेक्स्ट वाली लेयर को राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर दूँ, तो रेस्टराइज लेयर क्या करता है, इसका मतलब होता है कन्वर्ट टू बिट मैप। सीधा सीधा आप समझो तो कि ये इसको बिट मैप बना देगा। अब ये ना तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना ये टेक्स्ट लेयर है, ये क्या बन गया, बिट मैप बन गया। बिट मैप मतलब ये पिक्सल में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप देखो स्केल करो, ब्लर हो रहा है क्योंकि ये अब PNG बन गया बेसिकली। अब आप इसका ना फ़ॉन्ट बदल सकते ना कलर बदल सकते, पर कलर लगा सकते हैं इसके ऊपर, बदल नहीं सकते। लगा कैसे सकते हैं, वही डबल क्लिक करो, लेयर स्टाइल, यहाँ से कलर लगाना है, कुछ भी करना है। तो अब PNG के ऊपर कलर वगैरह ऐसे लगते हैं। अगर वो टेक्स्ट होता सीधा आप टेक्स्ट टूल लेके कुछ भी चेंज कर देते, ठीक है। टेक्स्ट बनाना नहीं बनेगा, कंट्रोल जेड ही हो सकते हैं। देन इनके अंदर अभी आपके लिए कोई और चीज़ें काम की नहीं है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने बता ही दिया आपको। फिर इसके अंदर टाइप के अंदर ये भी अभी छोड़ो, सेलेक्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट के अंदर ऑल, तो सबको सारा सेलेक्ट करने के लिए वही कंट्रोल A करेंगे तो ये पूरा मतलब पेज का सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। देन डी सेलेक्ट, कंट्रोल D। अब जैसे सेलेक्ट बना हुआ है तो इसको डी सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। री सेलेक्ट, मान लो आपने गलती से डी सेलेक्ट कर दिया, अब आपको वापस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट D कर दो, जो भी आपका लास्ट सिलेक्शन था उसको वो रीसेलेक्ट कर लेगा। इन्वर्स कंट्रोल I, ये भी मैंने पहले बताया था। जैसे मान लो आपने ये इतना सिलेक्शन बनाया हुआ है, मान लो आपने ये, जैसे अपनों ने ये किया था,
ये मान लो सिलेक्शन बना हुआ होता, अब आपको इसका रिवर्स सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई कर सकते हो, जो कि यहाँ से इन्वर्स भी है। तो इसने क्या किया, उसको छोड़ के उसके बाकी का जो था उसको वो कर लिया, सिलेक्शन बना लिया। अभी एक जैसे मान लो बना के और मैंने एक नई लेयर ली, नई लेयर लेके मैंने ब्रश टूल लिया या मैंने इसमें फिल मार दिया, ठीक है। अभी इसको फिल करके मान लो मैंने ओपेसिटी डाउन कर दी। अगर आप देखो तो इसने क्या किया है, उतने को छोड़ के ये देखो, उसके अलावा सिलेक्शन किया था उसमें अपनों ने कलर फिल कर दिया था, तो वो इन्वर्स करके अपनों ने किया। देन उसके बाद में अभी आता है ऑल लेयर्स। अब वो तो ऑल मतलब इस सिलेक्शन को कर रहा था और आपको सारी लेयर्स को करना है, तो आप ऑल्ट कमांड ऑल्ट कंट्रोल ए करोगे तो सारी लेयर सेलेक्टेड हो जाएगी। बस इसमें बैकग्राउंड वाली लेयर नहीं होती, क्योंकि वो लॉक है। हाँ लॉक होती है, इसलिए नहीं होती। अगर लॉक खोल दोगे तो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लॉक खोलने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ डबल क्लिक करना है। देन डीसेलेक्ट लेयर, ठीक है। फाइंड लेयर्स, अब फाइंड लेयर्स कब काम करता है, यहाँ से आप सीधा भी सर्च कर सकते हो। अगर आपने री नेमिंग करी हुई हो कि मान लो मैंने नेम कोई ग्रुप का नेम दिया हुआ है आई, अब आपको आई ढूंढनी है तो आपने आई वो नाम दिए हुए होने चाहिए, वरना ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन से लेयर का क्या है। या मान लो आपको पता था कि लोगो, तो आप सर्च मारो लोगो के नाम से, जो आपकी फाइल होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बिना समझाए भी देख के समझ आ सकते हैं। फाइंड लेयर्स, आइसोलेट। अब आइसोलेट लेयर क्या होता है, जैसे मान लो मैं किसी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये लेयर है, अभी मैंने आपको ऑफ कर करके दिखाई थी, ठीक है। उसकी जगह मान लो मेरे को सीधी ये लेयर को अकेली पे काम करना है, तो मैं इसमें जाके आइसोलेट लेयर, वो सिलेक्टेड जितनी लेयर सिलेक्टेड होगी उतनी को आइसोलेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो सब कुछ ही दिख रहा है, पर यहाँ पे उसने बाकी लेयर्स को हाइड कर दिया कि अब आपको सिर्फ इसी लेयर के ऊपर काम करना है। वापस लानी हो आपको तो यहाँ से आप इसको ये आइसोलेट करने का सीधा यहाँ बटन भी है, ठीक है। अब ये कलर रेंज, फोकस एरिया, सब्जेक्ट और स्काई, ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ना देखो सेलेक्ट कलर रेंज। अब कलर रेंज का काम क्या है कि आप कोई भी एक सेलेक्ट करके कलर, जैसे मान लो मेरे को इसमें से येलो सेलेक्ट करना है। अब ये येलो कलर और उसका यहाँ पे ये आ रहा है कि कितने परसेंट की, मान लो 40, ये उसी की तरह काम करता है जैसे थ्रेशोल्ड टॉलरेंस होती है ना, ठीक है। कि अब ये 40 की जगह अगर अपने बढ़ाएंगे तो ये भी इसके येलो कलर, अब देखो इसको 200 करने पे अब इसने इनको भी सिलेक्ट करने के लिए वो दिखा रहा है। किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि इनमें भी कहीं ना कहीं येलो की टोन है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में लाइटिंग के अंदर ही येलो कलर था, ठीक है। अगर मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू इसको कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ इसको ब्लू दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। और इसको यहाँ भी दिख रहा है पीछे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ भी ब्लू कलर्स है, प्लस लाइटिंग के अंदर भी ब्लू कलर है। और अगर आप कर लेते हो डार्क कलर पे, जैसे ब्लैक कलर, अब इसको ब्लैक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो ब्लैक कलर मैंने ओके किया तो इसने उतना सिलेक्शन बना दिया। अगर मैं इसमें जाके कलर रेंज में जाके ब्लू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ब्लू कलर पे पहले इसको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कलर रेंज ब्लू, ओके। अब इसने सारा ब्लू कलर पे सिलेक्शन बना दिया। कंट्रोल जे करके देख लेते हैं कितना कितना एरिया इसने, ये देखो इसको यहाँ इतना ब्लू कलर दिखा था, ठीक है। पर अपनों ने बहुत हाई रेंज ले रखी थी। अगर मैं इसकी रेंज को ब्लू कलर सेलेक्ट करके थोड़ा कम कर दूं, कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर आप देखो तो यहाँ अभी भी हल्का हल्का आ रहा है। अब ये अभी भी हल्का सा ले रहा है बैकग्राउंड में। अब ये हाँ अब ये ठीक है। अब इसने ये वाला छोड़ दिया। किस रीज़न से छोड़ा है, क्योंकि उसको जो रेंज अपनों ने दी है वो उस रेंज के अंदर आ नहीं रहा, ठीक है। देन अब ये और कैसे काम आता है, एक और तरीके से भी काम आता है ये।
मतलब काम तो ऐसे ही आता है, पर एक और केस में काम आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर अपने जाएंगे ईमेल आएगा दोस्त, वे बेंच पे डेड पिक्सल हटा देगा वहाँ के दोनों, डेड पिक्सल का से तो पिक्सल्स खराब हो जाता है, ब्लरी पिक्सल्स, पिक्सल्स क्यों हटाएंगे अपने? कलर्स होते हैं ना स्टोर फिल्टर, तो उस कलर को सिलेक्ट कर वो हटा देगा, हटा देंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी इमेज। जैसे रेंट रहता है। सिर्फ सेलेक्ट करने का, सिलेक्शन बढ़ाने का, उसके बाद में आपको देखो सिलेक्शन का मतलब सिर्फ सिलेक्शन करना होता है। वो सिलेक्ट करके वो कुछ नहीं हो रहा, सिलेक्ट करके डीसिलेक्ट कर दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है। अब सिलेक्ट करके आपको क्या करना है? उसको कॉपी करना है, कलर चेंज करना है, ठीक है? वो आपके ऊपर है कि उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। कि मैंने इस रूम के अंदर से सिर्फ लाइट का सिलेक्शन बना लिया, अब उस लाइट को ऑफ करना है, कलर चेंज करना है, हटाना है, वो मेरी मर्जी, समझ रहे हो? तो वो सिर्फ सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे यार अब मान लो आपका क्लाइंट बोल दे कि मेरे को इस इमेज की कलर टोन चेंज करनी है, या मान लो आपने फ़ोटो क्लिक करी, ठीक है, और उसका ओरिजिनल टोन आया नहीं, अब आपको उसका कलर सेलेक्ट करना है। इस केस में वो काम आएगा कि आपने ये कलर सेलेक्ट किया, ठीक है, इसकी रेंज आपने ये बढ़ाई, मान लो ये इतना इतना सिलेक्शन बनाया आपने, अभी भी इसमें पूरा आया नहीं है, तो आपको सेलेक्ट कलर रेंज यहाँ लेते ही तो वो सारे ही उठा लेगा। अब आप इसको कलर इसके अंदर से ब्रश लेके कोई और कलर, अब जैसे मान लो मैंने ब्लैक लिया, एक नई लेयर ली, ठीक है, और इसमें ये मैंने कलर फिल कर दिया। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है वो तो आप पे डिपेंड करता है। देखो मैंने इसमें यहाँ कलर डाल दिया, बचे हुए पे को मैं फिर से कर लूँगा। अब इसके भी और भी तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप ऐसे कस्टम सेलेक्ट कर करके, दूसरा जो कि एडजस्टमेंट में था ह्यू एंड सेचुरेशन, ह्यू एंड सेचुरेशन में आप देख लो ये रेड कलर लेके इसकी सेचुरेशन देख लो कि यहाँ रेड कलर है, मतलब आप इसको अगर चेंज करते हो तो इसकी टोन सेट कर सकते हो। और ये तो अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो कलर रेंज का बेसिकली काम है कोई भी कलर सेलेक्ट करना। अब जैसे मान लो आप कोई लोगो लेके आए, आदि कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मेरे को इसमें से इसको पीएनजी बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट में जाऊँगा, कलर रेंज यहाँ पे ब्लैक को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, और ओके कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, कंट्रोल जे कर दिया, तो इसने उतना पर इसने यहाँ भी, क्योंकि इस इमेज के अंदर अगर आप देखो तो अगर पीछे एक सिंगल कलर होता, जैसे कई बार आप मतलब इसके रिमूव
बैकग्राउंड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको मल्टीपल यूज़ केस पे है कि आप रिमूव बैकग्राउंड से कर लो, जैसे कई बार जैसे ये है, ठीक है, उसके अंदर तो मल्टी कलर थे, इसके अंदर सिंगल कलर है। वन सेकेंड, मैं तो हाई पीएनजी, ये वो पीएनजी है। PNG को नहीं हटाए। अब जैसे ये आपको मान लो हैंड एंड सेलेक्ट करने हैं, बाकी सब कुछ हटाना है, तो बहुत सारे तरीके हैं ना, कि ये भी तरीके थे जो मैंने यहाँ बताए थे, वो तो आपको पता ही है। वैसे ही एक तरीका और है जो मैं बता रहा हूँ कि कलर रेंज। अब कलर रेंज से आप क्या है कि जैसे इस पर क्लिक किया, ठीक है, अब ये आपको ऐसे करके देखना होगा कि कई बार ये मेथड काम करेगा, कई बार नहीं करेगा। ये कुछ केस में काम करता है, जैसे कई बार सिंगल ही कलर है, ठीक है, कि आपने किसी इमेज में से लोगो सेलेक्ट करना है, लोगो का कलर सिंगल है, बाकी बहुत सारे कलर, तो आप उस लोगो के सिंगल कलर पे क्लिक करो, वो उतना उतना सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपने गोल्ड गोल्ड सेलेक्ट करना हो तो गोल्ड पे क्लिक करो। अब वो तो इस इमेज के अंदर काफ़ी सारी टोन्स है, इसमें ब्लैक ब्लैक सेलेक्ट करना है, और ये ब्लैक मैंने क्लिक किया, इसकी मैं रेंज यहाँ तक बढ़ा दूंगा। अब उसने इतना इतना सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे करके आप कलर रेंज से बेसिकली एक सिंगल कलर पे क्लिक करके उसकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में फोकस एरिया, कि ऑटो डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे फोकस है, पर ये आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस पे भी मैटर करता है। अब इसको ये लग रहा है कि फोकस मेरा यहाँ है, यही फ़ोटो कोई और प्रॉपर होती जिसमें मतलब कि ब्लर वगैरह दिखाया हुआ होता, तो ये और अच्छे से आपको समझ आता है। जैसे फ़ोटो जो अपने क्लिक करते हैं ना पोर्ट्रेट मोड में, कुछ चीज़ें फोकस में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। जैसे ये है, इसमें पीछे फोकस नहीं है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अगर इस पे अगर अपने ट्राई करते हैं फोकस एरिया, तो ये इस इमेज का जितना जितना फोकस एरिया है उतने उतने को सिलेक्ट कर लेगा। इसके हिसाब से यहाँ फोकस था, बाकी सारी चीज़ें ब्लरी थी। इसको ओके कर लो, इसने उतना उतना सिलेक्शन बना दिया। अभी इसका क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी, कॉपी करना है, डिम करना है, और ब्लर करना है, और शार्प करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये सिर्फ सेलेक्ट करने के टूल है, ठीक है। फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट और स्काई। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं तो इसके अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, अभी इसकी मर्ज़ी कि ये किसको सब्जेक्ट मान रहा है। तो ये बेसिकली मेन तो फोकस एरिया को ही सब्जेक्ट मानेगा। वही अगर अपने इस इमेज को करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट सीधा सा दिख ही रहा है, हाथ है, तो ये मोस्टली चांस है हाथ को ही ट्रेस करेगा। कोई और इमेज होती, जैसे ये इमेज थी, एक्यूरेट का तो कह नहीं सकते, ये वर्जन के हिसाब से कि नया वर्जन है, मशीन कितनी पावरफुल आपके पास, उसके हिसाब से चीज़ें चलती है। अब इसने ये यहाँ छोड़ दिया क्योंकि उसने नहीं समझा। मान लो आपने इतना कर लिया, अब आपने इसके मास्क लगाया, उतना सा रह भी गया, तो उसने को आप कस्टम ब्रश लेके सेट कर दो, या एक्स्ट्रा काट दिया होता। तभी अपने मोस्टली मास्किंग यूज करेंगे हर चीज़ पे, है ना, मास्क लगा के चलेंगे। उसका फ़ायदा यही होता है कि आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है उसको एडजस्ट करने की। और जैसे ये नाखून इसने ख़राब कर दिया, एक्स दबा के मैं सेट कर लूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या ऑप्शन है, स्काई। अब इसमें मैं स्काई पे क्लिक करता हूँ, इसमें तो आई नहीं स्काई, तो इसने उसको स्काई समझ लिया, ठीक है। वहीं अगर अपने स्काई वाली कोई इमेज देखें, अभी इसमें देखते हैं डिटेक्ट करता है क्या स्काई। देखो नहीं किया इसने, क्योंकि है ही नहीं स्काई, ठीक है। स्काई के लिए इसको मतलब एक जो भी इसकी कोडिंग करी हुई है, ठीक है, अब वो ऐसे देखता है कि आपके सिंगल कलर ज़्यादा, कि मतलब पीछे तो किसी ने कोड ही किया है ना इसके, ठीक है। तो अब अपने स्काई करते हैं तो अच्छे से स्काई को डिटेक्ट कर लेगा। अब ये स्काई डिटेक्ट करके इसमें आपने कलर फिल करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, रिप्लेस करना है, क्या करना है, क्या चल रहा है। वो सिलेक्ट किया है ना उसने, उतना सा सिलेक्शन में आया नहीं है, और यही लाइन दिख रही है, हो तो इसको डीसेलेक्ट भी तो किया, उसका ही थोड़ी वायर को छोड़ा है उसने, पर ये वाली वायर को डिटेक्ट नहीं कर पाया।
ठीक है। देन उसके अंदर सेलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। अब सेलेक्ट एंड मास्क जो है ये तो आप वैसे भी जब मान लो आपने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ भी दिखाता है आपके सेलेक्ट एंड मास्क जो यहाँ दिखा रहे हैं, जो अपने पहले ही सीख चुके हैं। कौन सा? ये वाला रिफाइन एज करना और करना, ठीक है। देन ये मॉडिफाई, ग्रो, सिमिलर, ट्रांसफॉर्म ये सब छोड़ो, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। लोड सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन ये कई बार काम आता है। जैसे अपनों ने कोई सिलेक्शन बनाया, जैसे ये मैंने सिलेक्शन बनाया, अब मैं इस सिलेक्शन को सेव कर सकता हूँ, ठीक है। इस सिलेक्शन को मान लो मैंने सेव कर लिया किसी नाम से, ठीक है। फिर मैं किसी दूसरी फाइल में जाके, किसी दूसरी जगह जाके सेम सिलेक्शन को लोड कर सकता हूँ। कि मान लो एक सिलेक्शन अपनों ने बनाया, उसी सेम सिलेक्शन की अपने को अलग अलग जगह यूज करना है। हाँ यही चीज़ अपन को बिल्कुल, करनी है तो इसे हाँ। काम से जाएगा। देन फिल्टर, अब जो फिल्टर है वो अपने करते हैं इस इमेज पे। चलो फिल्टर में जाएंगे, कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर, इसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करना होगा जो इसने कर दिया। अब उसने क्या है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बना दिया, मतलब उसको बेसिकली उसने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ताकि आप फ़िल्टर लगाओ तो उसके अंदर आपकी ओरिजिनल चीज़ मिल जाए। अब आती है फ़िल्टर की एक तो न्यूरल फ़िल्टर्स ये अपने बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी एडवांस चीज़ है सारों के पास, आपके पास मिलेंगे भी नहीं है, ठीक है, नई वर्जन्स में ही है। अब है फ़िल्टर गैलरी। अब फ़िल्टर गैलरी के अंदर यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स आते हैं इसके अंदर। अब ये इमेज यहाँ पे जूम होके दिख रही है तो वो ये आपके कंट्रोल प्लस माइनस से आप इसको, या कंट्रोल 0 करके आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ टाइप के इसमें फ़िल्टर्स है। बेसिकली मोबाइल वाले टाइप से फिल्टर हाँ, थोड़े क्रिएटिव फ़िल्टर्स है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक के हैं, यहाँ से इनकी आप सेटिंग्स भी कम ज़्यादा कर सकते हो। स्टाइलाइज में ये भी है। फिर क्या काम क्या आपको ये अगर आपको ऐसी कोई इमेज का भी ज़रूरत पड़ जाए, या मान लो कोई बैनर बना रहे हो, अब उस बैनर के अंदर आपको पीछे आर्टिस्टिक से ऐसे फ़ोटो लगानी है तो आप ये फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो, इस टाइप की कुछ चीज़ें आपको जैसे ये है, तो ये सारे उन फिल्टर से ही आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर करके। अब कई बार ऐसे भी होता है कि आपने मान लो ये ओरिजिनल लेयर थी, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके इसके ऊपर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ कोई, ठीक है। इस पर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, जैसे ये वाला फ़िल्टर लगाया, ओके किया, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ से ब्लेंड करके देखता हूँ इसके साथ। ये मैंने मान लो स्क्रीन किया, देखो ये ओरिजिनल थी, ठीक है। इसमें इसका मैं ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेता हूँ तो थोड़ा शार्प लग रहा है, थोड़ा शार्प। तो ऐसे मतलब फ़िल्टर्स के अलग अलग यूज़ है। अब वो यूज़ मतलब कि ब्लेंडिंग जो है, जब आप ब्लेंड मोड्स को अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि ब्लेंड मोड से कितनी चीज़ें की जा सकती है। अब जैसे कंट्रोल J करता हूँ,
अब ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाते हैं अपने। मैंने इसकी इतनी ब्राइटनेस बढ़ा दी। अब मैं इसको इसके ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ। देखो ये ओरिजिनल थी, देख रहे हो कितनी ग्लो आ गई इसमें। अगर आपको लग रहा है ओवर एक्सपोज्ड हो रहा है तो थोड़ी ओपेसिटी कम कर लो। ये देखो आपकी फ़ोटो। तो मतलब अलग अलग यूज केस। देखो फ़ोटो के अंदर कितने कलर्स, मतलब जैसे एकदम प्रॉपर लाइटिंग हो। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इसी लेयर को डुप्लीकेट किया है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट फुल कर दी और उसको ब्लेंड मोड को चेंज कर दिया। अगर ब्लेंड मोड चेंज ना करते, नॉर्मल होता तो ये नॉर्मल पे था। अब ये देखो ये सॉफ्ट लाइट पे है, ये नॉर्मल पे है। नॉर्मल पे तो थोड़ा ऐसे ओवर एक्सपोज सा लग रहा है और ब्लेंड मोड चेंज करने से ये परफेक्ट लग रहा है। तो ऐसे यूज़ केस जब अपने काम करेंगे, देखो अभी तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ टूल्स है ताकि आपको पता हो कि अच्छा ये भी ऑप्शंस इसमें है। उनके यूज़ केस जब अपने इसमें डिज़ाइंस बनाने लगेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में फ़िल्टर गैलरी के बाद अडेप्टिव वाइड एंगल को छोड़ो, अब अपने जाते हैं कैमरा रो फिल्टर। अब है कैमरा रो फिल्टर मतलब सबसे प्रो टूल फॉर फोटो एडिटिंग, फॉर कलर करेक्शंस, लाइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, सॉरी ऑटो, क्लिक कर दो, उसने ऑटो कर दिया। ये देखो पिका कलर्स देखो ना, ये फीका था, ये इसने उसके कलर्स। अब ये फ़ोटो पहले ही मतलब कि आईफोन से शूट हुई है तो इसमें इतना डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा। अगर फ़ोटो लो एक्सपोजर में होती या एकदम ऐसे होती तो इस पर ज़्यादा अपने वैसे कोई फ़ोटो लेके आते हैं। बने जो फोटो उसका पता लगेगा। कोई और फ़ोटो लाते हैं जो परफेक्ट ना हो। ये सारी फ़ोटोज़ ऑलरेडी प्रोसेस हुई हुई है। मैंने इस फोटो को पढ़ लिया। कुछ और लाते हैं। इसको लेकिन करेगा ये निशान एक वीडियो में बड़ी स्टैंडिंग करती। वैसे ही खोल लेते हैं ठीक है। अब अपने जाते हैं कैमरा रो फिल्टर्स। अब कैमरा रो फिल्टर में ऑटो क्या करेगा, इसके कलर ऑटोमेटिकली सेट करने की कोशिश करेगा। अब वैसे वहाँ भी थे बाहर भी, पर ये जो कैमरा फिल्टर कैमरा रो है ना, ये बेसिकली क्या है कि रो फोटोज़ होती है ना, जब अपने रो फोटो क्लिक करते हैं, रो एक फ़ोटो का ऑप्शन होता है अपने फ़ोन के अंदर, कैमराज के अंदर, कि आप जेपीजी की वर्जन में कर सकते हो और एक रो फोटो क्लिक होती है। वो मतलब कि अगर नॉर्मल जेपीजी आपकी 10 MB की आ रही है तो रो फोटो शायद आपकी 50 MB 100 MB 70 MB की आएगी, क्योंकि उसमें वो वहाँ की वो सारी प्रॉपर्टी उस टाइम जितनी लाइटिंग थी सारी स्टोर करके लाता है। फिर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करने का ऑप्शन है और एक उसको HDR में करने का ऑप्शन है, ठीक है। ये HDR, ये नॉन HDR। अब HDR कुछ स्क्रीन्स होती है, ठीक है, ये स्क्रीन HDR नहीं है तो इसने उसको ऐसे बना दिया, पर वही सेम ही फ़ोटो को आप HDR स्क्रीन्स में देखोगे तो वो यहाँ से सही दिखेगी, ठीक है। देन इसकी एक्सपोजर, अब ये सारे उस कैमरा की सेटिंग्स, अब इसका एक्सपोजर कम करना है, ठीक है, या इसका कंट्रास्ट बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है। इसकी हाईलाइट, शैडो, वाइट, ब्लैक कम ज़्यादा करना है, ठीक है। इसका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करना है, फ़ोटो का टिंट चेंज करना है, ठीक है। वाइब्रेंस कम करनी है, सेचुरेशन कम करनी है। एक फ़ोटो में जितनी चीज़ें हो सकती है सब भी आपको यहाँ मिलेगी। मैं इसको ऑटो कर देता हूँ। अब ऑटो करने पे पहले इसको कैंसिल करते हैं, चीज़ें बिगड़ गई है।
अब इसको मैं वापस से खोलता हूँ, फ़िल्टर, कैमरा रो फिल्टर। ठीक है, ऑटो करने पे इसने ये देखो ये सारी सेटिंग्स को कि इसको लगा कि एक्सपोजर इतना बढ़ना चाहिए था, कंट्रास्ट इतना बढ़ना चाहिए, हाईलाइट इतनी कम होनी चाहिए थी, शेडो बढ़ानी चाहिए थी। ठीक है, वाइट भी थोड़ा प्लस करना था, ब्लैक माइनस करना था, उसके हिसाब से इसने सब कुछ टेम्परेचर वगैरह अपने हिसाब से सेट करके वाइब्रेंस इसने थोड़ी बढ़ाई है और ऑटो के हिसाब से इसने चीज़ें सेलेक्ट कर दी। तो उसके बाद में ऑप्शन आता है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स के अंदर टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज, विनिएट एंड ग्रेन्स। अब टेक्सचर, अगर इसका मैं टेक्सचर बढ़ाता हूँ, ये क्या कर रहा है, इसमें इस फ़ोटो को शार्प कर रहा है। ठीक है, पर इतना बढ़ा दोगे तो फ़ोटो अजीब भी लगेगी, तो आप ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे इसको, हल्का सा। फिर क्लैरिटी कम करूँगा तो चीज़ें ये सॉफ्ट हो जाएगी, क्लैरिटी बढ़ाऊँगा तो ये उसको और क्लियर करने की कोशिश करेगा। पर ये ऐसे नहीं है कि आप हमेशा 100 यूज़ करोगे, 100 पे तो बहुत ही अजीब हो जाती है। अब ये देखो, हल्का सा इसके पैरामीटर छेड़ो और थोड़ी फ़ोटो आपकी शार्प हो जाएगी। डी हेज़ का जो काम होता है अब डी हेज़ किसी और फ़ोटो में दिखाऊंगा जहाँ पे स्काई वगैरह होता है, वहाँ पे मतलब काफ़ी बेटर काम करता है। और विग्नेट का काम होता है साइड से इसको डार्क करना है, वाइट करना। अगर मैं कम करता हूँ तो ये कॉर्नर इसके डार्क कर रहा है, और उस साइड करता हूँ तो ये ब्राइट कर रहा है। ठीक है, ग्रेन, इसके अंदर ग्रेन्स बढ़ाने का काम करता है। ये देखो इसने इसमें ग्रेन्स बढ़ा दिए। अब ये इस फ़ोटो पे इतना आपको अगर अपने सिम पे कोई इमेज ले तो उसमें कार निकलेगा। करता है, हर चीज़ पे काम करता है। वो तो मैं फ़ोटो ऐसी लेके आया था जिसमें लाइटिंग वगैरह ख़राब हो। और जहाँ स्किन टोन होती है, अब अपने कोई और एक आधी फ़ोटो लाते हैं। अब कई बार ऐसे फ़ोटोग्राफी में इफ़ेक्ट देने होते हैं। ठीक है, देखो डीएस ने क्या किया, उसके जो कलर्स है उसको बड़ा ही स्मार्टली, और आपने थोड़े से इसमें फ़ोटो में ग्रेन दे दिए। और वो डिपेंड करता है कि आपको फ़ोटो किस टाइप की बनानी है। ठीक है, अब कई बार एकदम क्लियर फ़ोटोज़ होती है, जैसे ये है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ग्रेन्स डालते हो नहीं लगेगी ये फ़ोटो, और भी अच्छी लगेगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, ग्रेन डाल के अब इसको पहले तो मतलब कि डुप्लीकेट कर लो। ठीक है, अब आपने इसको डुप्लीकेट किया, इस पे अपनों ने ग्रेन डाला। जैसे मान लो मैंने ये इतना ग्रेन डाला। अब जो ग्रेन डाला है इसको मैं करता हूँ ब्लेंड मोड चेंज। हम सॉफ्ट लाइट किया। ठीक है, अब मैंने इस पे मास्क लगाया, मास्क लगा के ब्रश लिया, ब्लैक कलर लिया, और जहाँ मेरे को नहीं चाहिए वहाँ मैंने तो इसने इसके स्किन के अंदर टेक्सचर डाल दिया। अब मैं अगर हटाता हूँ इसका टेक्सचर, तो ये देखो कई बार फ़ोटोज़ के अंदर टेक्सचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो अलग अलग केसेस में डिपेंड करता है। जब अपने
टेक्सचर लगाना होता है ना फ़ोटोज़ के ऊपर, कई बार ऐसी फ़ोटोज़ होती है जिनमें टेक्सचर की रिक्वायरमेंट ही होती है, ठीक है। अगर आप पोर्ट्रेट स्किन फोटोग्राफी, अब स्किन फोटोग्राफी के अंदर अब जैसे ये इमेज है, इसमें जितना टेक्सचर आ रहा है इसमें इतना है नहीं। एग्जांपल अभी अब जैसे ये फ़ोटो है, ठीक है, कई बार ऐसे टेक्सचर कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, तो ऐसे टेक्सचर बनाने के लिए इन सारे ग्रेन्स डाला, थोड़ा थोड़ा और डाला, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें डाल डाल के टेक्सचर बनाए जाते हैं स्किन के। फिर इसके अंदर अपने पास कैमरा रो फिल्टर के अंदर हाँ एक डी हेज वाली चीज़ के लिए अपने कोई नेचर की फ़ोटो लाते हैं। ये फ़ोटोज़ ऑलरेडी है ना, काफ़ी प्रोसेस्ड है। चलो ये फ़ोटो लाते हैं, कैमरा रो फिल्टर। अब देखो फ़ोटो को कितना इसने सिनेमैटिक बना दिया। कल क्या है, कब निकला है? कलर्स चेंज कर रहा है। देखो कम कर दोगे तो इसने विंटेज टाइप सा कर दिया, और बढ़ाते ही इसको थोड़ा और सिनेमैटिक बना दिया। जैसे मान लो आपके पास कोई खुद की किसी नेचर के अंदर, पहाड़ों के अंदर या ऐसी कोई फ़ोटो है, ठीक है, तो आप उसका कुछ नहीं है, सीधा डी हेज इंक्रीज़ कर दो, आपकी फ़ोटो बड़ी अच्छी हो जाएगी। कोई और फोटो जैसे पहले कौन फोटो मीटिंग है रिसेंट में पेपर जो इसने कलर्स, थोड़ा मैं इसका विनियग कम कर देता हूँ, थोड़ी सी मैं क्लैरिटी बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मैं टेक्सचर, और इसने फ़ोटो में जान डाल दी, ठीक है। सेम चीज़ मैं इस इमेज पे करता हूँ फ़िल्टर। अब ये जो है ना, यहाँ पे जो उसमें सेटिंग्स यूज़ करी थी उसने, उसको स्टोर करके क्लिक करते हुए सेम सेटिंग्स इस पे अप्लाई कर देगा। वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो हम्म
आ रही है मेरे को लग रहा पहले नहीं थोड़ी क्यों नहीं पड़ रहा? मेरे उस फोटो में पिक्सल्स कम थे, इसमें पिक्सल्स ज़्यादा है तो के बाद पता लग रहा है पड़ रहा है। ठीक है। इसके बाद में नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके कर्व, ठीक है, मतलब जितनी टोटल वो एडजस्टमेंट्स थी ना वो सारे इसी में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस फोटो के कर्व सेट करने हो, ठीक है, हाईलाइट, लाइट, डार्क शेडो, कलर मिक्सर, आपको कस्टम कलर्स पे काम करना है, इसकी और डिटेलिंग, शार्पनेस, नॉइस रिडक्शन, कई बार फ़ोटो में नॉइस आता है तो यहाँ से आप नॉइस रिडक्शन कर सकते हो। ये देखो, नॉइस रिडक्शन करने से उसने थोड़ी थोड़ी फ़ोटो को सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, लेंस ब्लर, ऑप्टिकल्स, क्या होता है भैया? कलर नॉइस, कलर के अंदर भी नॉइस होता है कई बार। तो यहाँ पे बेसिकली इसके सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, पर ऑटो करने से आपका सारा काम सॉल्व हो जाएगा। पर ये जो है डी हेज, विनीग, ये थोड़े इफ़ेक्ट आप लगा सकते हो। इसको ऑन ऑफ करके देखो, ये आपकी ओरिजिनल थी, ये आपके इफ़ेक्ट लगाने के बाद की फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोफाइल भी होती है एंड ये सारी थी इसके अंदर इसको एडिट करने के बाद के लिए। एक यहाँ पे आता है जियोमेट्री। अब जियोमेट्री का क्या काम है, फ़ोटो को थोड़ा फिक्स करना भी है। फिक्स कैसे करेगा, जैसे अपने कोई और फ़ोटो लाते हैं, कोई प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ से चाहिएगी उसके अंदर। ठीक है, जैसे ये फ़ोटो है, अब मैं जाता हूँ कैमरा रो फ़िल्टर, कैमरा रो फ़िल्टर के अंदर अपने गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप गए कि एक तो है ऑटो, सीधा आप ऑटो कर दो। ये देखो, ये आपके ऐसे ही थी, इसने बेसिकली उसके कैमरा एंगल को फिक्स कर दिया। ठीक है, ये देखो, यहाँ से अगर आप चाहो तो ऐसे चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। कई बार ऐसे आपने किसी को फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोला, उसने टेढ़ी फ़ोटो क्लिक कर दी। ठीक है, कोई और ख़राब फ़ोटो लाते हैं इसमें जिसमें ज़्यादा दिक्कत हो। जैसे ये अब आपको दिख रहा है इस फ़ोटो, ये थोड़ी सी तिरछी आई हुई है, ऐसे भी तिरछी आई हुई है, ऐसे भी। अब इसको अगर अपने जाते हैं फ़िल्टर, कैमरा रो फ़िल्टर, एंड यहाँ से अपने जाएंगे इस पे। ठीक है, और यहाँ पे आप ऑटो कर दो। ये देखो, उसने इसको एकदम स्ट्रेट कर दी, तो अपने आप उसने डिटेक्ट करके उसको सेट कर लिया। फिर भी आपको थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब ये देखो, इसने इस फ़ोटो को इतना सेट किया था। क्या चीज़ है? ये स्केलिंग नंबर नहीं चेंज करता ना जब अपन ऑटो दबाते हैं। हाँ, वो यहाँ से कुछ नहीं कर रहा, वो ऑटो में कर रहा है। ठीक है, कई बार आपको सिर्फ लेवल करेक्शन करनी होती है, कई बार वर्टिकल लेवल करनी होती है, तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आते हैं। पर ऑटो एकदम परफेक्ट रहता है और ख़ास करके इसी टाइप की चीज़ों पे काम करता है। जब आपने कोई प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करी थी या आपने कोई आर्किटेक्चर फ़ोटोग्राफी करी हो, उसको फिक्स करने के काम आता है। जैसे देखते हैं, इस पे तो काम करें उनको, जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही होती है ना, विशाल वाले के जैसे ये लेट से इस पे काम क्या करता है। और ये थी और ये उसने, ठीक है, अब ऐसे करने पे इसने क्या है, इस साइड से कट कर दिया, तो अब यहाँ से थोड़ा, तो ये मतलब कोशिश करता है खुद की तरफ से कैमरा एंगल को परफेक्ट करने का। अब अगर कोई और क्लोजअप शॉट कोई मिल जाए,
बट तो पूरा घूमने लगेंगे। उसका मतलब ऑटो के अंदर वो उसका हो सकता है कि लेंस करेक्शन भी करे, कुछ भी कर सकता है वो। अब इस फ़ोटो में अगर आप देखो तो ये फ़ोटो इस साइड से थोड़ी टिल्टेड है, मतलब तो उसने उसको इधर से स्क्यू करके फिक्स करने की कोशिश करी है। अब ये ऐसे नहीं है कि आपकी मतलब कि एकदम ही बेकार फ़ोटो को कोई सुपर फ़ोटो बना देगा, पर ये अपनी तरफ से कोशिश करता है। उसका एंगल से एक हाँ, देखो ये थी। तो ये बहुत काम का टूल है। जनरली जब आप प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करोगे, आपने कोई डब्बे की फ़ोटो क्लिक करी, जैसे ये थी, ये तिरछी आ गई, क्योंकि फ़ोन क्या है कि अगर अपना एकदम हल्का सा भी मतलब एकदम एक धागे जितना सा भी टिल्ट हुआ ना, तो फ़ोटो को थोड़ा अलग थोड़ा तिरछा ले लेगा, और आप हमेशा परफेक्ट नहीं रख सकते हैं। ट्राईपोड पे लगा के फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो बात अलग होती है। देन इसी के अंदर अपने चलते हैं, ठीक है। फिर ये इसके अंदर इरेज रिमूव टूल आ जाता है कि आपको मतलब आप इस फ़ोटो के अंदर टोटली यही सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो, पूरी फ़ोटो एडिटिंग, इसके कलर्स, इसमें से कुछ रिमूव करना है, ठीक है। ये ऐसे सेलेक्ट बना के, सेलेक्ट एरिया हो गया, इसको रिमूव पे क्लिक कर दो, ये रिमूव कर देगा। ये तो एआई यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। रिफ्लेक्शन रिमूव करना है, कोई पिपल रिमूव करना है, डस्ट रिमूव करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसने देखो वहाँ से रिमूव करके अपने आप उसको, क्योंकि एआई है इसके अंदर, एआई होने की वजह से, ठीक है। अभी इसमें कोई पिपल, जैसे ये यहाँ पे पिपल है ना, ये फाइंड कर रहा है, इसमें शायद कुछ आएगा नहीं, नहीं आएगा, ले लिए इसने। अब ये पूछ रहा है कौन कौन से रिमूव करने हैं, सारे ही करने हैं, ओके कर दो। ये एआई है इसमें, तो वो है, अब आपके पास होगा या नहीं होगा वो कुछ कह नहीं सकते। चार है, एक भूल गया है, वो राइट। ऐसे तो एक ये रहा, एक ये रहा, आप कस्टम और क्लिक करके उसको बना दो। अच्छा, ये कस्ट इसके बाद में इसे कस्टम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जब इसमें 3 सेलेक्ट कर दिए, उसके साथ चौथा पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब कोई फ़ोटो ही ऐसी हो ना जिसके अंदर कि आप किसी ह्यूमन को लेना नहीं चाह रहे, तो पर कोई साइड में थोड़ा सा आ गया, तो ये वहाँ ज़्यादा काम करता है। उस फ़ोटो में तो ना भी रिमूव करते तो भी चल जाता। कि आप फ़ोटो खींच रहे थे किसी, मान लो या अपलोड किया उसके बाद अगर ये जो फिल्टर पैटर्न सीख लो एक्चुअली हम ये सारे डिफरेंट हो जाएंगे। इसमें वो आपको सारे सिलेक्शन बना के वैसे भी तो कर सकते हो, आप सारों को सिलेक्ट कर लो 1 बाय 1, या आप ये कर करके सारे सिलेक्ट करते जाओ। ठीक है, ये सारे सिलेक्ट किए, रिमूव कर दो। सारे ऑप्शन बाहर भी है और वही ऑप्शन अंदर है, पर वो अंदर स्पेशली फोटोग्राफी के पर्पज से है। वो क्या है कि जब वो काम तब आता है, जैसे मान लो आपने कोई एक इवेंट की फ़ोटोग्राफी करी, या मान लो आपने कोई भी एक, जैसे आप कहीं एज ए फोटोग्राफर गए हुए थे, या आपके पास कोई फ़ोटोग्राफी का डेटा है। अब उस पूरे के अंदर आपने एक फ़ोटो पे कोई लाइटिंग सेट करी, ठीक है, उसके कलर्स, अब आपको सारी फ़ोटोज़ पे ही वो सेम इफ़ेक्ट डालना है। तो आपने एक की प्रोसेसिंग करके नेक्स्ट में जा के आप पेस्ट करते हैं। पेस्ट भी नहीं, कैमरा रो फिल्टर को सिलेक्ट किया, कोई नई फ़ोटो इंपोर्ट करी, उस पर सिलेक्ट किया, क्योंकि हो सकता है आपके पास 50 फ़ोटोज़ है, आपको 5 फ़ोटोज़ उनमें चाहिए, तो 5 फ़ोटो आपने खोल ली 1 बाय 1। अब एक पे आपने सेटिंग कर दी, दूसरे पे आके कैमरा रो फिल्टर पे क्लिक किया, वो सेम सेटिंग्स उस पर आ गई, ठीक है।
और वो अगर एक ही सिनेरियो की फ़ोटो है उसमें सीन अलग है तो आपको उसकी अलग प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। पर इन सब के लिए अगर सिर्फ कैमरा रो फिल्टर से ही काम करना हो तो एक अलग सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते हैं लाइट रूम, अडोब लाइट रूम। वो लाइट रूम से उसमें ऐसे होता है कि मान लो आपके पास 2000 फ़ोटोज़ है, आपने एक फ़ोटो के ऊपर एक तरीके से काम किया, उसके स्किन टोन वगैरह सब कुछ, अब आपने पूरे फोल्डर को उसमें प्रोसेस में लगा दिया। वो टाइम लेगा, शायद आपकी सिस्टम की स्पीड के अकॉर्डिंगली शायद वो आधे घंटे में करे, शायद वो 2 घंटे में करे। वो सारी फ़ोटोज़ को 1 बाय 1 अपने आप ओपन करेगा, सारा काम ऑटोमेटिकली सारी फ़ोटोज़ के अंदर सेम काम कर देगा। अभी इसमें अपनों ने इतने सारे चीज़ों को सिलेक्ट किया तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि ये फ़ोटो में पिक्सल्स भी बहुत आई थे। अभी देखो इसने हटा दिए वो सारे, ये एक सिलेक्ट नहीं किया था तो ये बच गया। देखो बाकी इसके अंदर ये ब्लर वगैरह ये अभी अपने बाद में सीखेंगे, एक बार आज का टाइम हो गया। अब ये AI डी नॉइस, AI शार्पन ये शायद आपको ना मिले, ठीक है। लेंस करेक्शन, ठीक है। लेंस करेक्शन क्या होती है कि कई बार फ़ोटो जैसे आपने गो प्रो वगैरह से फ़ोटो क्लिक करी, फ़ोटो आपकी गोल गोल आ गई तो उसको आप सेट कर सकते हो। कोई ऐसी फ़ोटो अगर मिले तो जो तो एक केस में मिले कि मैं फोटो हुआ। चलो वैसे ही देख लेते हैं। लेंस करेक्शन, फिल्टर, लेंस करेक्शन, कुछ पानी। अच्छा इसने क्रॉप कर दिया। अब ये रिमूव डिस्टॉर्शन। अब कई बार ऐसे फ़ोटो होती है आपके पास, कुछ कैमरा से ऐसी फ़ोटो हो जाती है, ठीक है, कि गोल हो रखी है, ठीक है, या आपने वाइड एंगल लेंस यूज़ किया तो फ़ोटोज़ गोल आ गई, तो इसको सेट करने के लिए आप यहाँ से कम कर सकते हो। ठीक है, फिक्स रेड सियान फिंग। अब ये फ़ोटो ही अगर आपके पास कोई टूटी हुई होती ना, ये वर्टिकल पर्सपेक्टिव सेट करना हो, कई बार फ़ोटो टेढ़ी क्लिक हो जाती है, वो चीज़ ये सारे वहाँ से अगर आप जो अपनों ने अभी ऑटो किया था ना उसमें कैमरा रो फिल्टर में जाके, वो भी सेम ही चीज़ करता है। यहाँ भी ऑटो करेक्शन होती है। ये इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इस फ़ोटो में इसको दिक्कत ही नहीं लग रही। स्ट्रेट है ये। तो ये सारे बेसिकली फ़ोटोशॉप के अंदर जितने भी टूल्स बने हैं वो सिर्फ फ़ोटोग्राफी के हिसाब से बने हुए हैं, क्योंकि ये फ़ोटोशॉप जो है फ़ोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर था, ना कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ग्राफिक डिज़ाइन तो बाद में शुरू हुआ, समझ रहे हो कि ये जब फ़ोटोशॉप बना था तो वो फ़ोटोग्राफी के हिसाब से बना था। अब इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो अपने टूल काम आने वाले हैं वो तो वही है। यही ग्राफिक डिज़ाइन में क्या लगता है, एक बैकग्राउंड लगता है, बैकग्राउंड में फ़ोटोग्राफी को आपने सेट कर दिया जिसके लिए ये सारे टूल थे, उसके बाद में उसके ऊपर कुछ शेप या टेक्स्ट लगा के ग्राफिक डिज़ाइन बन गया। तो ग्राफिक्स वाली चीज़ें अपने ऑलरेडी सीख चुके हैं। फ़ोटोग्राफी में जितनी काम की चीज़ें थी उतनी अपनों ने सीख ली। उसके अलावा और भी जैसे ब्लर है, डिस्टॉर्ट, ये सारे जो थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स बचे हैं, ठीक है। वैसे इनमें अगर आप चाहो तो जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं कि कुछ नहीं है। ब्लर सारे टाइप के ब्लर है, लेंस ब्लर, बॉक्स ब्लर, गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर, ठीक है, रेडियल ब्लर, शेप ब्लर, अलग अलग टाइप के ब्लर है। जनरली अपने गॉसियन ब्लर या लेंस ब्लर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जब चीज़ों को ब्लर करना हो, उससे भी कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड ब्लर। ठीक है। अब आपने मान लो इतना सा एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मान लो आपने ये आइटम सेलेक्ट किया होता, बाकी एरिया को सेलेक्ट कर लेते, पर आपको डुप्लीकेट रखना होगा हर बार, ठीक है, ताकि
कंट्रोल्स रहे आपके पास, फिर आप जाके ब्लर जाके लेंस ब्लर कर दो, गॉसियन ब्लर मार दो, यहाँ से आप ब्लरनेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको फील्ड ब्लर, टिल्ट ब्लर, डिस्टोर्ट के अंदर जाके आप इनको जैसे ट्विल करते हो तो इतने से बैकग्राउंड को आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे वो देखे जाएंगे, ऐसे गया, ओके गया, और उसने उस फोटो को। तो ये मतलब कोई ज़्यादा काम आएगी नहीं डिस्टोर्ट वाली, और चीज़ें कभी कभी काम आ भी सकती है। ठीक है, ऐसे नॉइस, ऐड नॉइस, डी नॉइस, डस्ट डालना, रिड्यूस करना, ठीक है, पिक्सलेट, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। नॉइज इसका भी वैसे फाइल पारी हो जाती। हाँ बिल्कुल, ऐड नॉइस करो आप, नॉइस डाल दो, ज़्यादा ही कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा। एक्स्ट्रा वर्क अच्छा करता है Noise क्या है? It's like नॉइस पिक्सल नहीं है, नॉइस फोटोग्राफी के अंदर कई बार तो फोटो अपने क्लिक करते हैं तो नॉइस आ जाता है अपने, कि लो लाइट होती है ना, तो अपने आप इस टाइप की फ़ोटो कर देता है जैसे भी दिख रही है, तो उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो। और कई बार नॉइस ऐड किया जाता है फॉर मॉडर्न लुक। अगर आप कुछ भी मॉडर्न डिज़ाइंस, कोई बैनर्स देखोगे, यूआई में भी थोड़ा बहुत तो मतलब वो डिज़ाइन की आर्ट है, कई लोग नॉइस ऐड करते हैं। अभी इसमें भी नॉइस लगा हुआ है, अगर आप इस फोटो को ढंग से देखो, अगर आपको ये कैसे जूम करके दिखाऊंगा, सही कर लेते हैं। ये देखो, इसमें भी नॉइस लगाया हुआ है, अगर आप देखो तो। ये जो डॉट है हाँ, नॉइस का मतलब डस्ट पार्टिकल टाइप चीज़ें मान सकते हैं, जैसे अभी ये इसमें दिख रहा है। तो नॉइस अपने भी बहुत यूज करने वाले हैं ग्राफिक्स के अंदर। ये कोरल जितने से फाइल को बाहर वो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, आपके फाइल में कितने पिक्सल है। कोरल जो बनाता है, कोरल वहाँ पे अलग लेवल, अलग हिसाब से क्रिएट कर रहा होता है चीज़ों को। मैं